हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका माइंडफुल लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आरपीएससी 2025 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर 1 से आए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका था ऐसे यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने पास एक सरफेस है, इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हो रही है बात तुम्हारी इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, अब जो अपने पास सरफेस है, इसका जो एरिया होगा या फिर इसका जो एरिया वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन कहां होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। और ई और ए के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो यहां से अपन फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। या फिर ई ए cos थीटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपन को ओनली एसआई यूनिट के बारे में पूछा हुआ है कि फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एरिया है। तो जैसा कि अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो एक फोर्स का रिलेशन है फील्ड के साथ, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहां से अपन ई की यूनिट को निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो F की यूनिट कॉमन है, पता है सबको, न्यूटन होती है। और जो Q है आपका, ये चार्ज है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आपकी कूलम हो जाएगी। तो न्यूटन पर यूनिट कूलम इनटू यहां पर क्या है? एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। यहां से हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा, थीटा आपकी एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो इसकी किसी भी मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं अपन। जो पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन है न्यूटन कूलम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो यहां पर मीटर मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो ये लग रहा है थोड़ा, लास्ट में चेक कर लेते हैं। न्यूटन स्क्वायर, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r अपार्ट इज f. If the distance increase to the 2r, then force between the charges will be, मतलब ये यूं कह रहे हैं जैसे दो चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उस केस के अंदर जो फोर्स आ रहा है अपने पास वो F है। ये अगर मैं उस डिस्टेंस को दो टाइम कर दूं या 2r कर दूं उसको, तो उस केस के अंदर फोर्स कितना आएगा? तो स्टूडेंट इसको करने के दो तरीके हैं। अगर ये मेरे को लॉन्ग क्वेश्चन पूछा होता तो मैं इसको डिफाइन करता, कूलम्स लॉ लगाते इसके अंदर। क्या बोलता है कूलम्स लॉ? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो मैं पहले इनिशियली केस के लिए कूलम लॉ को लगाता, देन फाइनल केस के लिए लगाता, देन दोनों को कंपेयर करके आंसर निकाल देता। बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अपन को थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लगानी है। यहाँ पर ये फोर्स F दे रखा है, अपन को किस चीज का यहाँ पर वेरिएशन दिख रहा है? R का दिख रहा है। यहाँ पर पहले R थी, बाद में जाके कितनी होगी? 2R हो गई। तो यहां से अपन कह सकते हैं जो F है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो अब R कितने टाइम इंक्रीज हुआ? तो R 2 टाइम इंक्रीज हुआ। तो यहां से F प्रोपोर्शनल टू 1/2r स्क्वायर। तो यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो अगर ये वैल्यू यहां से इंक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशन है, तो ये वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? डिक्रीज। अगर डिस्टेंस 2 टाइम बढ़ रही है, मतलब 4r हो रही है, 4r स्क्वायर हो रही है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/4 या F/4 हो जाएगी। इस तरीके से आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है? तो यहाँ पर जैसा आपको पता है जो कैपेसिटेंस होता है तुम्हारा, वो होता है Q डिवाइड बाई V, मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। अब व्हाट इज द मीन ऑफ कैपेसिटर? तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कोई यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दे रखा। यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। तो कैसे डील किया जाए इस क्वेश्चन को? तो आपको पता है यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियली यहाँ पर हेल्प करता है चार्ज को स्टोर करने के अंदर। तो जो आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल के स्टोर होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B parallel to the lines of force with velocity v, the magnetic force acting on a charge is। अब अगर कोई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट डील करे तो उसको पता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू QVB sin थीटा।
तो डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ पर क्यू वी बी टर्म देखेगा और उसको टिक कर देगा। बट आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर इसने क्या बोला है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी है वो पैरेलल है द लाइंस ऑफ फोर्स विद द वेलोसिटी v, मतलब आपको यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अगर मेरे पास इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस दे रखी हो, जिसको तुम फोर्स लाइन भी कह सकते हो, इक्वी स्पेस होगा, सबके बीच में स्पेस क्या हो, सेम हो। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से क्या करे, यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो जो आपको केस गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो ये केस दे रखा है। अब यहाँ पर आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, आपको 3-4 रूल भी बताऊंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अब आपका जो केस है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, और जो वेलोसिटी वो पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फोर्स लाइन के पैरेलल है वो। तो यहाँ पर जो अपन के फॉर्मूला दे रखा होता है आपका क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पर v और b के बीच में एंगल कितना है, तो यहाँ पर आपका v और b दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ई। तो क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द एमीटर रीडिंग इन द एडजॉइनिंग सर्किट इज। इस सर्किट के अंदर एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है और अपन को यहाँ पर करंट की वैल्यू को मेजर करना है। देखो जब भी किसी सर्किट के अंदर एमीटर कनेक्ट किया जाएगा तो सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूँ तो उसको मैं पैरेलल के अंदर कनेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर मेरे को एमीटर कनेक्टेड दिख रहे हैं, यहाँ पर मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं रेजिस्टेंस का। मेरे को पता है जो ओम्स लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, IR। तो अगर V तो मेरे को पता है, R अगर मैं किसी तरीके से कैलकुलेट कर दूं तो मैं यहां से I निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालेंगे R? तो स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक बैलेंस कंडीशन की बात करता है। अगर यहां पर जो आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है जिसमें P/Q R/S के इक्वल हो जाए, उस केस में जो सेंटर में आपका रेजिस्टेंस लगा होता है इसको अपन क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यूं भी कह सकते हो आप। तो चेक करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो P की जगह अपन यहां लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 5, मतलब यहां पर 1 इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है। दैट्स व्हाई अपन जो बीच वाला रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, यहां पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब सर्किट सिंपल हो गया, अपन इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं जैसे अपन सीरीज और पैरेलल के अंदर सॉल्व करते हैं। ये दोनों आपको किसमें दिख रही होंगी, सीरीज में, सेम करंट है। ये दोनों किसमें दिख रही होंगी, सीरीज के अंदर, इसमें भी क्या है, सेम करंट है। और इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन किसके अंदर है, पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल सेम है दोनों का अबाउट। तो वापस ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को अपन। ठीक है, यहां से पोटेंशियल कनेक्ट है इसका। अभी यहां से 5 ओम 5 ओम 5 एंड देन 5 और 5 सीरीज के अंदर फॉर्मूला होता है आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 5 और 5 जो 10 हो गया, यहां से बन गया आपका 10 ओम और 10 ओम। अब 10 और 10 दोनों किसके अंदर है, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट किया हो तो इसको अपन सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, या आप यूं भी कर सकते हो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, उससे भी आंसर सेम ही आना है। तो R1 10 इंटू 10 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 10 प्लस 10, तो कितना हो गया यहाँ से 100 डिवाइड बाई 20, जो कि आपका आंसर है यहाँ से 5 ओम। तो इस सर्किट का मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, मतलब अगर मैं इस सर्किट को पूरे को सॉल्व करूंगा तो इसका इक्विवेलेंट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है मेरे को कितना मिला यहाँ से 5 ओम। अब रेजिस्टेंस है मेरे पास, पोटेंशियल है, क्या मैं करंट नहीं कैलकुलेट कर सकता? तो ओम्स लॉ देख लेते हैं वापस से। V इज इक्वल टू I इंटू R। V कितना है अपने पास 2, I कैलकुलेट करना है, R मेरे पास यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ से हो गया I इज इक्वल टू 2/5 एम्पियर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
तो नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन बाकी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, और अगर आपको इसी तरीके के और क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।